सोचिए जरा, भूख इस हद तक पहुंच जाए, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। ये तो बस एक झलक थी उस भयानक दौर की जिसका सामना भारत ने एक समय में किया था। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। आप पूरी कहानी में गोता लगाने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। वो है अधिक उपज वाली किस्म या HYV बीज। ये कोई मामूली बीज नहीं थे, ये तो समझिए एक तरह के सुपर सीड्स थे। इन्हें जेनेटिकली तैयार किया गया था ताकि ये बहुत ज्यादा फसल दें। ये एक ऐसी क्रांति की बुनियाद थे जो भारत को बदलने वाली थी। और यही है आज हमारी बातचीत का मुद्दा, हरित क्रांति। ये कहानी है कि कैसे भारत ने अकाल को मात दी और अपनी किस्मत अपने हाथों में लिखी। तो कहानी शुरू होती है 1960s के दशक से। एक ऐसा दौर जब भारत कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा था। तो सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे। देखिए, 1947 में आज़ादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर थी। फिर 50 के दशक में आबादी रॉकेट की तरह बढ़ने लगी, लेकिन हमारे खेती के तरीके वो वहीं के वहीं, सदियों पुराने। नतीजा 60 का दशक आते आते खाने की ज़बरदस्त किल्लत हो गई। हालात इतने बिगड़ चुके थे, इतने नाजुक हो गए थे कि देश को अपनी करोड़ों की आबादी का पेट पालने के लिए दूसरे देशों से मिलने वाले अनाज पर निर्भर होना पड़ रहा था। और इस मजबूरी के साथ एक और बहुत बड़ी मुश्किल जुड़ी हुई थी। देखिए, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह गया था, वो अब बन चुका था राजनीति का एक मोहरा। अमेरिका का एक प्रोग्राम था PL 480। इसी के तहत भारत को गेहूं मिलता था, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि ये मदद नहीं, एक सौदा थी। अमेरिका इस गेहूं का इस्तेमाल भारत पर अपनी विदेश नीति के हिसाब से चलने के लिए, दबाव बनाने के लिए कर रहा था। और उस दबाव को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन B. जॉनसन का ये एक मशहूर कोट है जो सब कुछ साफ कर देता है। सीधा सा मतलब था, हमारी बात मानो वरना भूखे रहो। अब भारत के नेताओं को ये एहसास हो गया था कि एक आज़ाद देश इस तरह दाने दाने के लिए भीख नहीं मांग सकता। उन्हें एक पक्का, एक टिकाऊ समाधान चाहिए था, एक ऐसा कदम जो सब कुछ बदल दे। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे वैज्ञानिकों की। MS स्वामीनाथन जैसे दूरदर्शी लोगों ने अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ हाथ मिलाया, जो उस वक्त मेक्सिको में चमत्कारी गेहूं पर काम कर रहे थे। तो प्लान क्या था? बड़ा सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान था। पहला, इन HYV यानी ज्यादा उपज देने वाले बीजों को अपनाना। दूसरा, इन बीजों से जबरदस्त पैदावार लेने के लिए रासायनिक खाद का भरपूर इस्तेमाल करना। और तीसरा, फसलों को पानी की कमी न हो, इसके लिए नहरों और ट्यूबवेल जैसी सिंचाई की नई व्यवस्था बनाना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि हर कोई इस बदलाव के लिए तुरंत तैयार हो गया। बहुत से किसान थे जिन्हें इन नए बीजों पर शक था। आखिरकार वो सदियों से अपने पारंपरिक तरीकों से खेती करते आ रहे थे। लेकिन इन शक और सवालों के बावजूद योजना को लागू किया गया, और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा देखिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं का उत्पादन कैसे आसमान छू गया। जो उत्पादन 1965 में करीब 12 मिलियन टन था, वो 1970 आते आते 2 गुना 24 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया। ये सिर्फ बढ़त नहीं थी, ये एक कृषि विस्फोट था। और ये कहानी सिर्फ कुछ राज्यों की नहीं थी। पूरा देश, जो कल तक अकाल के साये में जी रहा था, वो रातों रात, सचमुच रातों रात फूड सरप्लस बन गया। हमारे पास इतना अनाज था कि रखने की जगह कम पड़ गई। और इस आत्मनिर्भरता का असर सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहा। 1971 में जब पाकिस्तान से जंग हुई तो भारत को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि अमेरिका नाराज होकर गेहूं भेजना बंद कर देगा। अब हम अपने पैरों पर खड़े थे। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े बदलावों के साथ होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस क्रांति के भी कुछ ऐसे नतीजे हुए जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो इसने देश को भुखमरी से बचाया, हमें आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन दूसरी तरफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल ने जमीन की सेहत को नुकसान पहुंचाया, और पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल, खासतौर पर जमीन के नीचे के पानी का, जिससे कई इलाकों में वाटर लेवल खतरनाक हद तक नीचे चला गया। लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद हमें उस वक्त को याद रखना होगा। ये कोई शौक नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। एक ऐसे देश के लिए ये वाकई एक जीवन रक्षक था जो भूखमरी की कगार पर खड़ा था।
और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि शायद किसी भी देश का सबसे बड़ा हथियार मिसाइलें या बम नहीं बल्कि बीजों से भरी एक बोरी होती है जो उसकी पूरी आबादी का पेट भर सके। क्या असली आज़ादी, असली ताकत खाद्य सुरक्षा में ही है?